आप सुन रहे हैं, पिछले कई दिनों से रेड हो रही है। रेड समाजवादी के करीबियों पर भी हुई, उसके अलावा जो करीबी नहीं थे उन पर भी हुई। पहले कहा गया ये चुनावी रेड है, लेकिन अब क्या कहा जा रहा है? कहा जा रहा है ये रेड जो है ये अल्पसंख्यकों पर हो रही है। रेड पर आखिर अल्पसंख्यक कार्ड क्यों खेला जा रहा है, बड़ा सवाल ये है। अखिलेश यादव का कहना है ये जो रेड है ये जैन पर हो रही है, जो जैनी है उन पर रेड हो रही है। खासतौर पर यूपी में कन्नौज में जो रेड हुई, देखिए अखिलेश क्या कह रहे हैं। उनका कहना है ये जो रेड हुई है ये पीयूष जैन पर रेड हुई है। क्यों? उनका कहना है क्योंकि ये जैन है। पीयूष जैन अकेले नहीं है, दूसरे एक और शख्स हैं जो अखिलेश के एमएलसी भी हैं, पंपी जैन। उनका कहना है ये भी जैन है, इसलिए इन पर रेड हुई है। तीसरे हैं अनूप जैन, अखिलेश का कहना है ये भी जैन है, इसलिए इन पर रेड हुई है। और चौथे जैन है, उनकी तस्वीर में दिखाऊंगा, अतुल जैन, जो कि पंपी के भाई हैं। तो अखिलेश यादव ने रेड पर भी अल्पसंख्यक कार्ड खेल दिया है। क्या कुछ कहा है अखिलेश ने, जरा सुनिए। कैसे समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए नेताओं के घरों से नोट की गड्डियां निकल रही हैं। जिसकी यहाँ करोड़ों रुपए दीवार से, बेसमेंट से, हर जगह से पैसा निकला, वो समाजवादी इत्र बनाने वाला था। ये साजिश थी भारतीय जनता पार्टी की। बुआ बबुआ उनके राज में तो ठेले भर भर कर कैश के नोटों की गड्डियां मिल रही है। जो बक्से भर भर के नोट मिली है, नोट, उसके बाद भी ये लोग यही कहेंगे कि ये भी हमने ही किया है। रेड पर सियासी संग्राम छिड़ा है। सियासत छापों को हर रोज नए चश्मे से देखती है। कन्नौज में इत्र कारोबारियों पर इनकम टैक्स की रेड, अब अखिलेश को अल्पसंख्यकों पर हमला लगने लगी है। और सोचिए अल्पसंख्यकों पर कितना हमला है। वो अल्पसंख्यक थे दोनों, इसीलिए हमला उन पर हुआ है। जैन समाज क्या है आबादी में बताओ? 45 लाख, 50 लाख होगा। 50 लाख से ज्यादा जैन समाज नहीं है आबादी में। उन पे हमला हुआ कि नहीं हुआ? पहले एक कारोबारी को, और वो भी अगर छापा मारा है तो फिर दूसरे पे क्यों अपनी छापा मारा? इसलिए छापा मारा क्योंकि पहले छापे में उनकी नाक कट गई। जेसीबी से जो नोट निकाले जा रहे हैं, आपने जेसीबी से मिट्टी निकलते हुए तो देखा होगा, लेकिन जेसीबी से नोट की गड्डियां निकलती हुए देखी हैं? ये नोट की गड्डियां वही निकल रही है भाइयों बहनों। अभी ज्यादा दिन नहीं हुए जब अखिलेश के दूसरे करीबी राजीव राय पर रेड हुई थी, तो यही छापे चुनावी लग रहे थे। कि भारतीय जनता पार्टी भी कांग्रेस के रास्ते पर जा रही है। भारतीय जनता पार्टी वही तरीके अपना रही है जिसमें केंद्रीय जो एजेंसीज हैं उनसे कैसे डराया धमकाया जाए। कल मैं देख रहा था इनकम टैक्स के छापे पड़ रहे थे, लेकिन समाजवादी पार्टी को पीड़ा हो रही थी। तो एक व्यक्ति से मैंने पूछा, मैंने कहा ये सब क्यों हो रहा है? तो मीडिया के उस पत्रकार ने कहा साहब आपको मालूम है चोर की दाढ़ी में तिनका। और आइए अब आपको बताने जा रहे हैं, रेड अगर जैन देखकर की गई है, क्या अल्पसंख्यकों को टारगेट करके रेड की गई है? अखिलेश का कहना है जो जैन है उन पर रेड हुई है। तो हकीकत में आपको बताने जा रहा हूं, देखिए जरा किस पर रेड हुई है। और रेड हुई है तो ऐसा नहीं कुछ मिला नहीं है। रेड होती कुछ ना मिलता तो फिर भी आप सवाल कर सकते थे, लेकिन यह हकीकत है। पीयूष जैन, इन पर रेड हुई, क्या मिला? 200 करोड़ रुपए बरामद हुए। 23 किलो सोना जब्त किया गया, 250 किलो चांदी बरामद हुई, 6 करोड़ की कीमत का चंदन का तेल बरामद हुआ। एक और जैन, पंपी जैन, इनके यहां रेड अभी भी चल रही है। सोचिए, समाजवादी पार्टी के एमएलसी हैं, इनके ठिकानों पर छापे चल रहे हैं। 4 दिनों से लगातार इनकम टैक्स रेड कर रही है। पंपी के ठिकानों से कई दस्तावेज अब तक बरामद हो चुके हैं। अनूप जैन पंपी के रिश्तेदार हैं, पंपी के रिश्तेदार अनूप जैन के ठिकाने पर छापे चल रहे हैं। आनंदपुरी में अनूप जैन के घर सील कर दिए गए। पंपी जैन के भाई हैं अतुल जैन, पंपी के साथ अतुल जैन से आईटी की पूछताछ लगातार जारी है। और इसको मूव करेंगे जल्दी से। अतुल जैन का फ्लैट जो है उस पर रेड हुई, लेकिन सिर्फ क्या जो जैन है उन पर रेड हो रही है? मलिक मियां पर रेड हुई, ये जैन नहीं है। अखिलेश का कहना है जो जैन है उन पर रेड हो रही। मलिक मियां के ठिकानों पर रेड हुई। कन्नौज, नोएडा, कानपुर में छापे मारे गए। आयकर की कई टीमों ने छापेमारी की है। मलिक मियां पर 4 करोड़ के नोट के साथ सोना बरामद किया गया है, लेकिन यह जैन नहीं है।
फौजान मलिक, इनके ठिकानों पर भी रेड हुई है। अखिलेश के उस वो लॉजिक अखिलेश का यहां नहीं सही साबित होता। मोहम्मद अयूब याकूब फार्म के मालिक हैं और मलिक मियां के बेटे हैं फैजान, इनके ठिकानों पर छापेमारी हुई है। मूव करेंगे इसे जल्दी से। और अगले जो हैं फैजान और उसके भाई के शहर जो हैं जहां ठिकाने, वहां रेड हुई है। मोहसिन मलिक के ठिकानों पर भी रेड हुई है। मोहसिन के लखनऊ के ठिकानों पर छापे मारे गए हैं, यह भी जैन नहीं है। राजीव राय जो अखिलेश यादव के करीबी हैं, यह भी जैन नहीं है, लेकिन इनके ठिकानों पर रेड हुई। एसपी नेता अखिलेश के करीबी हैं, 4 ठिकानों पर आयकर विभाग ने इनके छापा मारा है। लेकिन अखिलेश यादव को लगता है कि कन्नौज, जो कि अखिलेश यादव का कभी गढ़ हुआ करता था, डिंपल यादव सांसद हुआ करती थी, वहां से हार गई। और अब अखिलेश का कहना है कि इत्र पर हमला है और यह जैन पर हमला है, क्योंकि वहां के वोटों पर नजर है। बहरहाल अखिलेश के करीबी की मैं बात कर रहा हूं, पंपी जैन, ये तस्वीरों में आप देख रहे हैं, पंपी जैन अखिलेश के करीबी हैं। इन पर जो रेड हुई उसके बाद इसीलिए अखिलेश गुस्सा भी है। अगली तस्वीर मैं आपको दिखाऊं, दूसरी तस्वीर जरा प्ले करूं। पंपी को, ये आप देख रहे हैं, समाजवादी पार्टी के एमएलसी पंपी जैन को कन्नौज से कानपुर लाया गया। भाई अतुल जैन के घर पहुंची, ये देख रहे हैं आप, तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। पंपी जैन को किस तरह से कन्नौज से लेकर आईटी की टीम पहुंची है। आइए दूसरी तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। दूसरी तस्वीर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि कैसे अतुल जैन, जो कि पंपी के भाई हैं, ये देखिए जरा, अनूप जैन के घर पर किस तरह से छापा पड़ा, वो तस्वीरें मैं फुल स्क्रीन अगर ये तस्वीरें मैं दिखाऊं एम्बियंस के साथ, अगर आप दिखाइए, आयकर विभाग की टीम ने छापेमारी की है, वो तस्वीरें आप देख रहे हैं। लेकिन आइए अब आपको मैं बताऊंगा कि कैसे अखिलेश के करीबी पंपी जैन के यहां जो रेड हो रही है उस पर कैसे शिकंजा कसा है, वो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। क्योंकि पंपी जैन के लिए मुश्किलें बढ़ गई हैं। 4 दिन से रेड चल रही है, अभी भी रेड चल रही है, कन्नौज में रेड चल रही थी और अब कानपुर में भी रेड चल रही है। देखिए जरा क्या स्थिति है, रेड में क्या निकला। लगातार चौथे दिन छापेमारी चल रही है पंपी जैन के घर। कन्नौज में कारखाने की जांच की गई है, कई घंटे तक पूछताछ हुई है पंपी जैन से, अहम सुराग हाथ लगने का दावा किया जा रहा है। पंपी के घर से 6 से 7 बैग लाए गए हैं। कन्नौज से कानपुर ले गई है आईटी की टीम। 3 गाड़ी में इनकम टैक्स के सदस्य गए हैं। आयकर टीम में 6 अधिकारी मौजूद थे, 6 ऑफिसर्स थे। ठिकाने पर 12 पुलिस वालों की बाकायदा तैनाती की गई है। और अतुल जैन को भी फैक्ट्री लाया गया था। इससे पहले अतुल के जो बेटे हैं को पंपी ने गोद ले रखा है। अतुल ही पंपी का कारोबार संभालते हैं। पंपी जैन राजनीतिक रूप से ज्यादा सक्रिय हैं क्योंकि अतुल काम देखते हैं। अनूप के रिश्तेदारों की भी जांच चल रही है। आयकर टीम के हाथ में दस्तावेज जरूर देखे गए हैं। खाड़ी देशों से लेन देन की जानकारी मिली है, यानी खाड़ी देशों में इनका खासा कारोबार है। कर्मचारियों से भी आईटी ने सवाल जवाब किए हैं। आइए अब आपको दिखाने जा रहे हैं कैसे रिपब्लिक ने आज पंपी जैन के भाई से लगातार सवाल किया अतुल जैन से। देखिए जरा। सुबह आईटी की टीम यहाँ अभी कोई जवाब नहीं देंगे हम। सर कुछ निकला, कैश निकला, गोल्ड मिला, तरह तरह की बातें हो रही है सर, या फिर शेल कंपनियों की बात सामने आ रही है। पंपी जी को लेकर कानपुर गए सर, आईटी की टीम निकल गई सर, यहाँ से रेड खत्म हो गई सर, हम ये मान ले। अतुल जी कुछ तो जवाब दीजिए। आप कुछ हम नहीं बोलेंगे। देखिए आपकी खामोशी बहुत कुछ कह देगी। हम चाहते हैं आप अपना पक्ष रख सकते हैं, अपनी बात तो सामने रखेंगे। आप क्या सच है क्या गलत है, सिर्फ लोग कयास लगा रहे हैं, लेकिन सच आप बता सकते हैं सर। आप बताएं सर, आप नहीं बताएंगे तो बहुत सारी चीजें गलत मैसेज जाएगा। आइए सर। क्या हुआ सर, क्या मिला है बता दीजिए थोड़ा बहुत। कुछ आप बता देंगे तो लोगों के मन के भ्रम भी दूर हो जाएंगे सर। बहुत सारे भ्रम, लोगों में गलत मैसेज जा रहे होंगे, आपको भी पता है सर। मीडिया सर आप बिजनेस आप संभालते हैं सर, क्या कुछ गलत निकला सर? कागजात की छानबीन हो रही है। पंपी जी को कानपुर लेके गए आपके घर पे सर। पंपी जैन जी को कहाँ ले जाया गया सर? सर हम भी अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, आप भी अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। आप थोड़ा बता देंगे तो शायद पता चल पाए। कई घंटों से थे सर आप फैक्ट्री में, कुछ भी पता चल पाया सर आपको? क्या पूछा गया आपसे? इनकम टैक्स अधिकारी वहां से निकले हैं, कुछ भी सर, कुछ भी बता दे आप। अलग अलग तरह के कयास लग रहे हैं सर कि शायद कुछ मिला हो, कुछ नहीं मिला हो, लेकिन जो सच है वो सिर्फ आप जानते हैं। क्या मिला सर आपके घर से, फैक्ट्री से क्या मिला है? आपकी मुस्कुराहट कुछ कह रही है सर, कुछ बोलना चाहते हैं?
कुछ तो बता दें सर, कुछ नहीं। कुछ तो बता दें, कुछ मिला है कुछ नहीं मिला है। आप थके हुए परेशान नजर आ रहे हैं। 4 दिनों से रेड चल रही थी लेकिन अभी मुस्कुराहट है चेहरे पे। मेरे सहयोगी अनूप को आप सुन रहे थे, जो लगातार पंपी जैन के भाई अतुल जैन से सवाल कर रहे थे। उन्होंने जवाब नहीं दिया लेकिन सवाल लगातार पूछे गए। आगे बढ़ते हैं, अगली बड़ी खबर है। अब की बार टक्कर उत्तर प्रदेश में जोरदार होने वाली है, क्योंकि योगी तो पहले ही ऐलान कर चुके थे चुनाव लड़ने का। अब अखिलेश ने भी ऐलान कर दिया। यूपी की जंग जो है, यूपी का दंगल बहुत दिलचस्प हो गया है। आइए आपको बताते हैं कहां से कौन चुनाव लड़ सकता है। देखिए जरा, योगी कहां से लड़ सकते हैं? योगी अयोध्या से चुनाव लड़ सकते हैं, अखिलेश मैनपुरी से चुनाव लड़ सकते हैं। और कौन सा जिला है? योगी मथुरा से चुनाव लड़ सकते हैं तो अखिलेश यादव इटावा से चुनाव लड़ सकते हैं। योगी गोरखपुर से चुनाव लड़ सकते हैं तो अखिलेश के आजमगढ़ से चुनाव लड़ने की संभावना है। क्यों यहां से चुनाव लड़ सकते हैं ये आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले देखिए जरा अखिलेश ने कैसे इस बात का आज ऐलान किया कि वो भी चुनाव लड़ेंगे और अखिलेश पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। देखिए रिपोर्ट। योगी लड़ेंगे यूपी का दंगल, अखिलेश भी रण में उतरने को तैयार। योगी के बाद अखिलेश के चुनाव लड़ने के ऐलान के साथ ही उत्तर प्रदेश की महाभारत और भी दिलचस्प हो गई है। पूरे देश की नजर अब उत्तर प्रदेश पर होगी जब योगी और अखिलेश दोनों चुनावी मैदान में होंगे। देखिए, जहां से हमारी पार्टी कहेगी वहां से हम चुनाव लड़ेंगे। तो नेताजी कितनी जगह चुनाव लड़े, समाजवादी पार्टी जहां कह देगी मैं चुनाव वहां से लड़ लूंगा। तो कम से कम ये बाबा मुख्यमंत्री जहां चुनाव लड़ने जाएंगे वहां की जनता तैयार बैठी होगी। आप ही को तय करना है कि कहां से लड़ेंगे कहां से नहीं लड़ेंगे। अगर हिम्मत है तो आइए ना, मथुरा से लड़िए ना। अखिलेश यादव जी के जंगल राज की, उनके माफिया राज की अब वापसी नहीं हो पाएगी। योगी के मथुरा से चुनाव लड़ने की मांग तेज हो गई है। बीजेपी सांसद हरनाथ सिंह यादव ने मांग की है कि सीएम योगी आदित्यनाथ मथुरा से चुनाव लड़ें और इसके लिए सांसद ने बीजेपी अध्यक्ष को चिट्ठी भी लिखी है। मुझे तो कल आज रात्रि को भगवान कृष्ण, मुझे ऐसा लगा कि स्वप्न में मुझसे कह रहे हैं कि अपने पार्टी नेतृत्व को कहो कि आदरणीय योगी जी मथुरा से चुनाव लड़ें। तो मैं तो एक मध्यस्थ की भूमिका निभा रहा हूँ भगवान कृष्ण और अपने राष्ट्रीय नेतृत्व आदरणीय नड्डा जी के बीच में। तो बीजेपी के सांसद का कहना है कि उनके सपने में कृष्ण भगवान आए और स्वप्न में आकर उन्होंने कहा कि वो चिट्ठी लिखें बीजेपी के अध्यक्ष को कि योगी जी मथुरा से ही चुनाव लड़ें। चिट्ठी में क्या लिखा है देखिए, चिट्ठी का मजमून आपको दिखा रहे हैं। उन्होंने लिखा है, वैसे तो प्रदेश की प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में मतदाताओं की इच्छा होगी कि माननीय योगी जी उनकी विधानसभा में चुनाव लड़ें, क्योंकि मैं बहुत विनम्र शब्दों में आपको निवेदन करता हूं कि ब्रज क्षेत्र की जनता की विशेष इच्छा है कि श्रद्धेय योगी जी भगवान श्री कृष्ण जी की नगरी मथुरा से चुनाव लड़े और यह पत्र मथुरा से स्वयं भगवान श्री कृष्ण जी ने लिखने के लिए प्रेरित किया है। हरनाथ सिंह यादव, बीजेपी सांसद। तो आइए अब आपको बताने जा रहे हैं, हरनाथ जी चाहते हैं कि मथुरा से योगी चुनाव लड़े, लेकिन आखिर योगी कहां से चुनाव लड़ेंगे और अखिलेश कहां से चुनाव लड़ सकते हैं और क्यों? देखिए जरा, आपको बताने जा रहा हूं। योगी आदित्यनाथ अयोध्या से लड़ेंगे, ग्रिड जल्दी से हटाएंगे। योगी आदित्यनाथ अगर अयोध्या से चुनाव लड़ेंगे तो वजह हिंदू आस्था का बड़ा केंद्र है अयोध्या। अखिलेश मैनपुरी से चुनाव लड़ेंगे तो मुलायम सिंह का गढ़ माना जाता है मैनपुरी। अयोध्या से लड़ने पर हिंदुत्व के साथ विकास पर चुनाव होगा, क्योंकि आपको याद है अयोध्या में देव दीपावली की शुरुआत की गई योगी के जरिए। इसके अलावा अयोध्या का विकास हुआ योगी के जरिए, इसलिए अयोध्या पर नजर हो सकती है। मैनपुरी से अखिलेश इसलिए लड़ सकते हैं, यादव बेल्ट में क्लीन स्वीप की तैयारी अगर अखिलेश ने कर ली है तो। योगी अयोध्या से लड़ने के पीछे वजह हो सकती है मंदिर निर्माण के बाद फायदा मिल सकता है योगी आदित्यनाथ को, पूरे उत्तर प्रदेश पर इसका असर हो सकता है। अखिलेश मैनपुरी से लड़ने के पीछे वजह हो सकती है कि मैनपुरी से अगर अखिलेश चुनाव लड़ते हैं, जो उनकी परंपरागत सीट मानी जाती है यादव परिवार की, आसपास की सीटों पर उस पर असर पड़ेगा। दूसरा जिला कौन सा है देखिए, मथुरा से क्या योगी चुनाव लड़ेंगे? अखिलेश क्या इटावा से चुनाव लड़ेंगे? अगर योगी मथुरा से चुनाव लड़ते हैं तो राम मंदिर के बाद एक नया मुद्दा मिलेगा बीजेपी को। अखिलेश इटावा से चुनाव लड़ते हैं तो इटावा में ही मुलायम का सैफई गांव है जिसका विकास किया है
अखिलेश यादव ने अपनी सरकार के दौरान भी। मथुरा से योगी के चुनाव लड़ने से फायदा यह होगा कि कृष्ण जन्मभूमि पर हिंदुओं की गोलबंदी उत्तर प्रदेश चुनाव में हो सकेगी। इटावा से अगर अखिलेश चुनाव लड़ते हैं तो समाजवादी पार्टी के लिए एक सुरक्षित सीट है, अखिलेश के लिए सेफ सीट होगी। योगी अगर मथुरा से चुनाव लड़ते हैं तो मथुरा वृंदावन कैसे छूट जाएगा। योगी ने यह बयान पिछले दिनों दिया है कि अयोध्या हो गया, मथुरा और वृंदावन आकर कैसे छूट जाएगा, इसके बहुत मायने हैं। इटावा से अखिलेश चुनाव लड़ते हैं तो दूसरी सीटों पर प्रचार पर ध्यान दे सकेंगे क्योंकि यह सुरक्षित सीट होगी। योगी क्या गोरखपुर से चुनाव लड़ेंगे, अखिलेश के आजमगढ़ से चुनाव लड़ेंगे? वजह यह है, गोरखपुर से 5 बार सांसद रहे योगी। अखिलेश के लिए आजमगढ़ से अखिलेश फिलहाल सांसद हैं, इसलिए आजमगढ़ भी सुरक्षित है। गोरखपुर से योगी चुनाव लड़ते हैं तो पूर्वांचल में योगी फैक्टर से फायदा होगा, पूरे पूर्वांचल की सीटों पर असर पड़ेगा। आजमगढ़ से अखिलेश चुनाव लड़ते हैं तो पूर्वांचल की सीटों पर भी असर पड़ेगा, अखिलेश को भी यह फायदा होगा। गोरखपुर से योगी को फायदा यह होगा, 2017 में पूर्वांचल में 115 सीटों पर जीत हुई थी, फिर से गोरखपुर से लड़ेंगे तो वही इंपैक्ट होगा क्या। आजमगढ़ में अगर अखिलेश चुनाव लड़ते हैं तो प्रचंड मोदी लहर में भी आजमगढ़ की सीट जीत गए थे अखिलेश। तो आइए, ये तो हमने आपको बता दिया, लेकिन उत्तर प्रदेश के लोग क्या कह रहे हैं। अखिलेश और योगी चुनाव लड़ेंगे तो वो किसके साथ हैं, सुनिए जरा। उत्तर प्रदेश में 5 साल के शासन में जो अखिलेश यादव ने गुंडा राज कायम किया हुआ था, आदित्य योगीनाथ जी ने उसका सफाया किया है। विकास किया है योगी जी ने, विकास के साथ ही रहेगी जनता। आज सुरक्षा बहुत, हमारी जो बहनें हैं वे कहीं भी दिन रात कहीं भी जा सकती हैं। इन दोनों चीज़ों पे इलेक्शन लड़ा जाएगा, विकास के और सुरक्षा के बल पर माननीय योगी जी इलेक्शन लड़ेंगे। देखिए, पहला जीत तो मैं यादव हूँ और मैं दोनों में से योगी जी को चुनना चाहता हूँ, क्योंकि योगी से बहुत शांति खुशहाल ज़िंदगी लोग जी रहे हैं यूपी में। योगी सरकार का शासनकाल बहुत अच्छा रहा और इसमें भ्रष्टाचार गुंडा राज नहीं हुआ है, इसलिए हम योगी सरकार को ही वोट देंगे। और आइए, आज की एक और बड़ी खबर है, बात इमरान खान की करेंगे कि इमरान खान की पत्नी का, पूर्व पत्नी का कहना है कायरों ठगों का नया पाकिस्तान है। इमरान खान ने सत्ता में आते ही कहा था नया पाकिस्तान है। इमरान की पूर्व पत्नी क्या कह रही, उनका कहना है ये कायर और ठगों का नया पाकिस्तान है। इमरान खान पर सीधे हमला किया है। देखिए जरा, इमरान खान की पूर्व पत्नी ने इमरान खान को कैसे निशाने पर लिया है। यह है रेहम खान। रेहम खान पर दरअसल जानलेवा हमला हुआ। इस्लामाबाद में इमरान खान की पूर्व पत्नी पर गोलियां चलाई गईं। हमले में बाल बाल बची इमरान खान की पूर्व पत्नी रेहम खान। ट्विटर पर उन्होंने हमले की जानकारी दी। रेहम ने लिखा, भतीजे की शादी से मैं लौट रही थी, मेरी कार पर फायरिंग की गई, गोलियां चलाई गईं, बाइक सवारों ने रोकने की कोशिश की मेरी गाड़ी को, बंदूक की नोक पर रोकने की कोशिश की गई, मैंने गाड़ी बदलकर किसी तरह से अपनी जान बचाई है। गाड़ी में ड्राइवर और सुरक्षाकर्मी रह गए। क्या यही इमरान का नया पाकिस्तान है? रेहम खान सवाल पूछ रही है। सरकार की जिम्मेदारी होनी चाहिए। इमरान पर सीधे सीधे हमला किया। उन्होंने कहा मातृभूमि के लिए गोली खा सकती हूं। आइए अब आपको दिखाने जा रहे हैं, इमरान खान ने 2015 में रेहम खान से शादी की थी। ये उस दौरान की तस्वीरें हैं, लेकिन ये शादी सिर्फ 10 साल चली। रेहम खान इमरान से 19 साल उम्र में छोटी हैं, लेकिन ये पहली बार आरोप नहीं लगाए हैं रेहम ने इमरान पर। इससे पहले भी शादी से अलग होने के बाद भी रेहम ने इमरान खान पर न जाने कौन कौन से हमले किए। देखिए जरा, इमरान खान पर किस तरह टारगेट किया रेहम ने पहले भी। रेहम खान ने इमरान खान को समलैंगिक बताया था। अलग होने के बाद उन्होंने कहा नशे का आदी इमरान खान हो चुके हैं। इमरान पर हत्या की साजिश का आरोप भी रेहम खान लगा चुकी हैं। उन्होंने कहा था मुझे बम से उड़ाना चाहते हैं इमरान खान। इमरान की मुखर आलोचक रही है रेहम खान। पुलवामा हमले के बाद भी इमरान खान को घेरा था उन्होंने। इमरान को सेना की कठपुतली बताया था। सत्ता के लिए विचारधारा से इमरान खान ने समझौता किया है। रेप पर इमरान खान ने कहा था कि जिस तरह के कपड़े पाकिस्तान में महिलाएं पहनने लगी हैं, रेप को जस्टिफाई किया था। उस पर भी इमरान को टारगेट पर लिया था। रेहम ने इमरान खान को ढोंगी बताया था। और रेहम, आपको बताऊं, ब्रिटिश मूल की, पाक मूल की पत्रकार है, एंकर भी हैं, पूर्व टीवी एंकर रही हैं रेहम खान।
और 2015 में इमरान खान के साथ शादी की थी। रेहम खान 19 साल छोटी थी इमरान खान से जिस वक्त शादी हुई। आइए, तो इमरान खान के साथ विवादों का पुराना नाता है, पूर्व पत्नी ने भी उन पर हमला किया है। यह पहली शादी की तस्वीर इमरान खान की मैं आपको दिखा रहा हूं। यह है उनकी तीसरी बीवी, यह है उनकी पहली बीवी जो आप देख रहे हैं, जेमिमा गोल्डस्मिथ। दूसरी तस्वीर मैं दिखाऊं इमरान खान की, रेहम खान उनकी दूसरी पत्नी थी। और तीसरी, फुल स्क्रीन जरा मैं दिखाऊं, तीसरी शादी जो इमरान खान ने की है वो बुशरा से की है। उन्हें आप इस वक्त तस्वीरों में देख रहे हैं। बुशरा से शादी करने के पीछे भी बहुत से सियासी वजह है, वो आइए आपको बताने जा रहा हूं। इमरान खान की लाइफ किस तरह से विवादों से घिरी रही है। इमरान खान और विवादों का चोली दामन का साथ रहा है, लेकिन देखिए इमरान खान की पूरी लाइफ के बारे में आप जानेंगे, सुनेंगे। बेशक इमरान खान कितना भी ज्ञान दे टेलीविजन पर, लेकिन हकीकत यह है जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। इमरान खान की प्ले बॉय वाली इमेज रही है। आज वो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं। लंदन में उन्हें प्ले बॉय बुलाया जाता था। इमरान बार पब में ज्यादा नजर आते थे उस दौरान, जिस दौरान क्रिकेट खेलते थे। पूर्व प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो से भी उनके अफेयर की चर्चा रही है और यह बात खुद इमरान खान की बायोग्राफी जो लिखी गई उसमें खुलासा हुआ है। 1975 के दौरान दोनों ऑक्सफोर्ड में साथ में थे। इमरान के जीवन में कई महिलाएं आई। इमरान खान ने 3 शादियां की, जो तस्वीरें मैंने आपको दिखाई। पहली शादी जेमिमा गोल्डस्मिथ से की। दूसरी शादी के 9 महीने बाद ही दोनों अलग हो गए। जेमिमा के साथ जो शादी की, जेमिमा से इमरान खान के 2 बेटे हैं। आपको बताऊं 2015 में दूसरा निकाह रेहम खान से हुआ, जिन्होंने अब इमरान पर हमला किया। 10 महीने के बाद ही फिर से दोनों का तलाक हो गया। 2018 में तीसरी शादी उन्होंने बुशरा से की है। वो तस्वीरें मैंने आपको दिखाई। ये शादी राजनीतिक फायदे के लिए इमरान खान ने की थी। रेहम ने किताब में इमरान के अवैध रिश्तों का जिक्र किया। इस किताब में 5 अवैध संतानों का दावा किया था रेहम खान ने। पुरुषों और ट्रांसजेंडर्स से भी रिश्ते बताए थे। महिला कार्यकर्ताओं से संबंध का भी जिक्र किया था रेहम के साथ। बहुत खराब नोट पर दोनों अलग हुए। तो रेहम खान उन पर पहले भी हमले करती रही। जरा सुनिए एक बार उन्हें। दुनिया में पाकिस्तान की बेइज्जती कर रहे हैं। आपको इस बात पे तकलीफ है कि दुनिया चांद पे पहुंच गई है। साहब आप बीआरटी, एक छोटी सी बस ट्रांसपोर्ट का प्रोजेक्ट जो है, उसके ऊपर इतना बजट इस्तेमाल कर चुके हैं जो कि चांद पे पहुंचने के लिए इस्तेमाल नहीं हो रहा। तो वो तो शायद चांद पे पहुंच भी जाएं। हमारे सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर साहब से गुजारिश है कि प्लीज उस्मान बुज़दार साहब का शायद मीटर लग गया हो, तो प्लीज अब हमें और पंजाब को माफी दे दें, और उनको अगर मीटर लग गया हो। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं और आज की एक और अगली बड़ी खबर है। इमरान खान पत्नी एक तरफ हमला कर रही है, दूसरी तरफ तालिबान तैयार खड़ा है। इमरान का एनकाउंटर करेगा तालिबान। जी हां, ये जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, जरा फुल स्क्रीन ये तस्वीरें दिखाऊं कि तालिबान कैसे इमरान खान के बॉर्डर को तोड़े दे रहा। देखिए जरा तालिबानी आतंकियों को देखिए। इमरान खान ने जो खंबे लगाए थे तार लगाने के लिए बॉर्डर पर, वो सब उखाड़ फेंके तालिबानियों ने। सुनिए जरा। अफगानिस्तान पर पाक खार में तजावुज करी थी। ये जो आप खंबे देख रहे हैं, इन्हें लगाया गया था। इस पर फेंसिंग की जानी थी, कटीले तार लगाए जाने थे पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर के लिए। तालिबान ने क्या किया, रात को ट्रक लेकर आया और जितने खंबे लगे थे सबको गिरा दिया ट्रक के जरिए। आप जो देख रहे हैं तस्वीरों में, तालिबान ने ये किया। तो आइए, ये पहली बार नहीं है, दूसरी तस्वीर आपको दिखाने जा रहा हूं। यहां खंबे गिराने के बाद ये देखिए तालिबानी पहुंचे। फुल स्क्रीन दिखाऊं जरा तस्वीरें। सुबह की तस्वीरें देखिए, रात में खंबे गिराए। उसके बाद देखिए ये जो मैं आपको लाल एरो के जरिए दिखा रहा हूं, पेट्रोलिंग करने पहुंचे उस जगह पर, खंबे जहां उखाड़ फेंके हैं वो तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं। तालिबानियों की पेट्रोलिंग आप देख रहे हैं, कैसे उन पोल्स को हटा दिया है जिस पर कटीले तार लगाए जाने थे। इमरान खान सरकार की तरफ से इसकी तैयारी थी, लेकिन तालिबान इस वक्त सीधे तैयार खड़ा है इमरान खान के सामने। तो आइए अब आपको बताने जा रहा हूं
पाक तालिबान में कैसे जंग से हालात बन गए हैं बॉर्डर की वजह से, और इमरान खान के लिए मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। देखिए जरा कैसे, ये मैं आपको दिखा रहा हूं कि आखिर हुआ क्या बॉर्डर पर। हुआ ये कि सीमा को लेकर पाकिस्तान और तालिबान के बीच युद्ध हो सकता है। बॉर्डर पर आमने सामने इस वक्त पाक और तालिबान खड़े हैं। 1 महीने में दूसरी बार यह विवाद हो गया है और दक्षिण अफगानिस्तान सीमा पर यह बवाल अभी भी चल रहा है। तालिबान ने पाकिस्तान की फेंसिंग गिरा दी है, उखाड़ फेंकी है, पूरी तरह से बाड़े को तहस नहस कर दिया गया है और डूरंड पर तारबंदी को गैर कानूनी कहा है। तालिबान ने पाक को बाड़ लगाने का अधिकार नहीं है, यह कहना है तालिबान का। इससे पहले दिसंबर में भी इसी तरह तारबंदी को उखाड़ फेंका था तालिबान ने। तालिबानी तार भी अपने साथ ले गए थे उस दौरान। आइए अब आपको दिखाने जा रहा हूं मैं, देखिए वो तार दिखाने जा रहा हूं जो तार उखाड़ ले गए थे तालिबानी अपने साथ। ये देखिए तस्वीरों में, ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं, इसको जरा फुल स्क्रीन दिखाइए कि कैसे जहां तार लगाई थी इमरान खान और उनकी सरकार ने, वो पूरे तार को उठाकर समेटकर पैक करके तालिबानी अपने साथ ले गए थे। तो इमरान खान के लिए बहुत मुश्किलों भरा वक्त है कि जिस तालिबान का चारों तरफ गाना गा रहे थे, अब उसी ने उनके सुर बिगाड़ दिए। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, आइए। तो आइए अब आपको दिखाने जा रहा हूं कि ये जो आप देख रहे हैं डूरंड, ये कहां पे है। ये अफगानिस्तान आपको नजर आ रहा है, ये अफगानिस्तान आप देख रहे हैं, और अफगानिस्तान और पाकिस्तान नजदीक से मैं दिखाऊं, ये अब आपको नजर आ रहा है अफगानिस्तान पाकिस्तान। हरे रंग में आपको पाकिस्तान दिख रहा है और लाल रंग में अफगानिस्तान। ये जो पीला रंग में जो इलाका दिखाई दे रहा है, थोड़ा इलाका इसका अफगानिस्तान में भी है, कुछ हिस्सा इसका पाकिस्तान में भी है। बीच में लाइन है, ये जो पीला इलाका है ये पश्तून रहते हैं यहां, और बीच की जो रेखा है जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान को अलग करती है, ये कहलाती है डूरंड रेखा। यहां जब जब पाकिस्तान फेंसिंग करता है तब तब इसे तालिबानी उखाड़ फेंकते हैं। वो कहते हैं हम पश्तूनों को इस रेखा के जरिए आप अलग कर रहे हैं। तो सारी लड़ाई यही है। तो इमरान खान के लिए अब सिरदर्द बन गया यही तालिबान, जिसकी तारीफों के पुल बांधते नहीं थक रहे थे। बहरहाल अपना आप बहुत ख्याल रखिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लौट रहे हैं कुछ और बड़ी खबरों के साथ।